हेलो, वेलकम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों मैं इस वीडियो को कल अपलोड करने वाला था क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप समझते ये जो क्वेश्चन बनाए मैंने ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि एनसीईआरटी के बुक्स से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप समझते एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप उठाकर ले लीजिए, वहां पर अगर एनसीईआरटी आपकी क्लियर है तो आपका एग्जाम आधा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैंने एनसीईआरटी की बुक्स से ये क्वेश्चन बनाए हैं और हम फटाफट 100 क्वेश्चन यहाँ पर को देखेंगे। कैसे क्वेश्चन हैं ये, इन क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाऊंगा। 100 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए हमको 30 या 50 क्वेश्चन लेने पड़ते हैं, जिससे कि हमारा वीडियो लगभग 1 आध घंटे का बन जाता है। तो हम फटाफट देखते हैं। मैंने ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने कहा कि आने वाले एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो यहाँ पर मैंने इसी वजह से फटाफट इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, लेकिन कल अपलोड नहीं हो पाया किसी वजह से। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे इसमें, मैं आपको जैसे कि आपको पता ही है, इसमें आपको कई सब्जेक्ट, जैसे नंबर 1 इसमें आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के बाद आपको पॉलिटी से भी इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने एक बढ़िया फिक्स रेशियो बना रखा है जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और उसके बाद ज्योग्राफी से भी आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। उसके बाद आपको एनवायरनमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक सब्जेक्ट और है जो आपको इकोनॉमिक्स से के अंतर्गत आता है, तो इकोनॉमिक्स से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको 5 फील्ड से क्वेश्चन यहाँ पर को देखने को मिलेंगे, जो 100 क्वेश्चन है। लगभग 20 क्वेश्चन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से देखने को यहाँ पर को मिलेंगे, जो एनसीईआरटी से निकल के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। आज का वीडियो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं पर मिस मत करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन कैसे है, फटाफट इनका आंसर हम देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? देखिए, सोपानी कृषि से मतलब होता है जो लगभग मतलब सीढ़ीदार खेत है ना, तो सीढ़ीदार खेतों से संबंध इसका रहता है सोपानी कृषि का। ठीक है, तो दोस्तों ये आप देखते हैं सीढ़ीदार खेत कहाँ पर पाए जाते हैं? अपने उत्तराखंड में पाए जाते हैं। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर को क्या सही हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, उत्तराखंड यहाँ पर को सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। तो ये चूना पत्थर के लिए सबसे प्रचुर कच्चा माल माना जाता है। ठीक है, चूना पत्थर सॉरी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है दोस्तों? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो दोस्तों लोहा को जो है, लोहे को उद्योगों की जननी माना गया है। ठीक है, लोहे को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? दोस्तों अधात्विक खनिज का क्या होता है? यानी कि धातु नहीं है। आप देख सकते हैं सोना, चांदी और टिन तीनों धातु हैं, बल्कि यहाँ पर जो अभ्रक है वो क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल आप समझते होंगे इनके क्या गुण होते हैं, किन गुणों के आधार पर हम जो है किसी को नॉन मेटल या फिर मेटल कहते हैं। ठीक है, अब अगला है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला है, चरक का संबंध किस देश से है? दोस्तों चरक आप समझ रहे होंगे, चरक नाम आते ही आपके दिमाग में क्लिक कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया तो आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए चरक। और मैं यहाँ पर एक चीज बताऊंगा आपको, अगर चरक मैंने बोला है तो आप चरक के विषय में जो कुछ जानते हैं तो आप लिखने की इसमें नीचे कोशिश करिए, और चरक के बारे में या फिर कोई भी जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो आप उस पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका संबंध जो है भारत से है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्रथम तेल शोधक कारखाना दिग्बोई में स्थित है। ये तो आपको पता ही होगा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है स्थित है? ये दिग्बोई में स्थित है। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो दोस्तों भारत का विश्व में कौन सा स्थान है मैग्नीज उत्पादन में? तो दोस्तों ये है आपका द्वितीय स्थान। ठीक है, कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, सेकंड।
दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बात की, लोहा और मैंगनीज दोनों ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है, ये धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में जो है उड़ीसा जो राज्य मैंने आपको बताया था वो मैंगनीज के प्राकृतिक भंडार और उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो ये अगर भारत में प्रथम स्थान पूछा जाएगा तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा, वो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए, और किसमें, उत्पादन और भंडारण में, दोनों में, ठीक है, उड़ीसा। चलिए, और लोहे में हमने बात की थी, वो कौन सा वो कौन है, भारत प्रथम है और मैंगनीज उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। चलिए, एनसीईआरटी का हम यकीन करेंगे, एनसीईआरटी में जैसा दिया होगा। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो मरुस्थलीय मृदा दोस्तों देखिए, मरुस्थल कहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार अत्यधिक कहाँ पर होगा, राजस्थान में होगा, ठीक है। उसके बाद है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, दोस्तों लोहे का निर्यात विशाखापत्तनम बंदरगाह से किया जाता है। अब देखिए विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वो कौन से राज्य में है, कौन से राज्य में है, ठीक है ना, कौन से स्टेट में है विशाखापत्तनम बंदरगाह, तो आप इसको कमेंट करके बताएं, विशाखापत्तनम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुर, ठीक है, रेगुर जो है काली मृदा का ही दूसरा नाम है, यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको दिखाई देगा रेगुर। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो दोस्तों ये अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। कब हुआ था, 1968 में हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता ही होगा दोस्तों, ये जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है तो आप जो है कमेंट करके बताएं, फॉर्मूला आप लिखेंगे कमेंट करके, आप 14 का सीधे आंसर लिख देते हो भैया, आप हमको पता याद नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या था। आप अगर इसको कमेंट करके लिखेंगे तो आप आगे से लिखेंगे जिप्सम, ठीक है, और जिप्सम लिखने के बाद आप उसका आगे से फॉर्मूला लिख देंगे, जो भी फॉर्मूला उसका होता है, ठीक है। नहीं आता है तब भी आप बताएं, नहीं आता है हमें जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है सर, मैं आपको बता दूंगा। अगला है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, ठीक है। तो हमने अभी अभी इस पर डिस्कस की थी, उड़ीसा जो है सबसे अधिक उत्पादन किस चीज़ का करता है, ये मैंगनीज का करता है, ठीक है, उत्पादन और भंडारण दोनों चीज करता है ये, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में खरीफ की फसल कौन सी है, तो दोस्तों देखिए सबसे एक चीज मैं मेन आपको बताता हूँ, जो गेहूं होता है ना वो रबी की फसल होती है, ठीक है, रबी की फसल कौन सी है, गेहूं। अब गेहूं के साथ जितनी भी फसलें बोई जाती है, चाहे चना हो, सरसों हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, मटर हो, ठीक है, गेहूं, सरसों, मटर, ये सब चीजें जितनी भी गेहूं के साथ बोई जाएंगी वो सारी किस कौन सी फसल हो जाती है, रबी की फसलें होती हैं। और इसी के उल्टा अगर चावल को देखें, धान को देखें, तो धान होती है खरीफ की फसल, ठीक है, ये खरीफ की फसल है। और इसके साथ धान के साथ चावल के साथ जितनी भी फसलें बोई जाती हैं वो सारी होती हैं खरीफ की फसलें, ठीक है, जितनी भी फसलें धान के साथ बोई जाएंगी उस सीजन में बोई जाएंगी वो सारी खरीफ की फसलें होती हैं। याद करने की ट्रिक है, याद कर लीजिए। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, दोस्तों मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप फटाफट क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिए और क्लिक कर लीजिए और नोट कीजिए। अपने हाथ में हमेशा एक कॉपी और अपना पेपर और पेन रखिए, नोट कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ठीक है, अपना कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। आप ये जानते हैं, कई बार हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपरों में, ठीक है। उसके बाद जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, आपको पता ही है, जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है सबसे आगे है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर को सही होगा, ठीक है। अगला है, झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है, दोस्तों वैसे तो आम भाषा में अगर देखेंगे जो स्थानांतरी कृषि होती है उसको क्या कहते हैं हम, झूम खेती कहा जाता है, ठीक है, झूम खेती, ठीक है, झूमिंग जिसको बोलते हैं, ये हानिकारक है दोस्तों, ये अच्छी नहीं है, ये अगर इसको पर्यावरण की दृष्टि से देखते हैं तो ये अच्छा नहीं है, इससे वनों का नुकसान नाश हो रहा है, ठीक है ना। इसमें खेती को किसी स्थान पर वन को साफ कर दिया जाता है, झाड़ी वाड़ी सब काट कूट के साफ किया, 1-2 साल खेती की, जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं उसको
छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट जगह पर ऐसा ही करते हैं। इससे पेड़ों का कटान होता है और पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों इस खेती को, झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड में इसी को क्या कहा जाता है, कुरुआ कहा जाता है। कुरुआ, ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा कुरुआ। ठीक है, चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो भारत में शुद्ध बोई गई भूमि दोस्तों कितना हेक्टेयर है? ये 14 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना है? 14 हेक्टेयर है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग देखें दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। चीनी उद्योग बहुत बड़ा पैमाने पर होता है। ठीक है, उसके बाद कागज उद्योग भी बड़े पैमाने पर होता है। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने पर, और विद्युत उपकरण उद्योग भी बड़े पैमाने का। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर को, ऑप्शन सी। ठीक है, सबसे छोटे पैमाने पर कौन सा उद्योग है? खिलौना उद्योग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी 1984 को आपको पता होगा। हाँ, आई थिंक 1984 था, 83 था, 84 था शायद। चलिए आपको कमेंट करें इसमें क्या सही था। 84 ही था मुझे जहाँ तक ध्यान है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, भोपाल त्रासदी जो हुई थी उसमें कौन सा? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का उसमें रिसाव हुआ था इस गैस का। इससे अत्यधिक जहरीली गैस थी, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्योंकि देखिए इसमें दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। नंबर एक, पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये मुंबई में की गई। कहाँ पर स्थापित की गई? मुंबई में की गई थी। लेकिन मुंबई में स्थापित करने का क्या कारण रहा होगा दोस्तों? क्योंकि देखिए नंबर एक, मुंबई क्या है? एक पत्तन है। ठीक है, मुंबई एक क्या है? पत्तन है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कपास उत्पादन के क्षेत्र भी निकट में स्थित हैं। कपास उत्पादन आराम से, क्योंकि वस्त्र बनाने के लिए कपास की ज़रूरत होगी, और मुंबई में पत्तन है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो है यहाँ पर सुविधा होगी। उसके बाद आराम से जहाज़ आ जा सकते हैं। ठीक है, माल को इधर से उधर लेके जा सकता है और आयात निर्यात आराम से हो सकता है। कुल मिला के मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। जैसे कि आपको पता ही आर्थिक नगरी मुंबई है, तो उस समय मुंबई में पूंजी अभी भी और उस समय भी पूंजी उपलब्ध थी, इसीलिए वहाँ पर जो है मिल स्थापित की गई। यानी कि इसका आंसर सही हो जाता है। उपरोक्त सभी यानी कि सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो दोस्तों पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 228 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी? 228 है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट इसका आंसर बताओ। चलो हाँ आपको पता है, चलो ठीक है हम बता देते हैं। इसका आंसर दोस्तों 1853 में हुई थी ना, 1853 में हुई थी रेल परिचालन की शुरुआत। अच्छा चलिए ये बताइए आप, ये तो हमने बता दिया, प्रथम रेल जो है कहाँ पर चली थी? प्रथम रेल कौन कौन से स्टेशनों के बीच चली थी, यह आपको बताना है। उसके बाद कमेंट करें फटाफट। उसके बाद अगला है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे, अब देखिए रेलवे को मतलब ये जो रेलवे है ना, इसको कितने जोनों में बांटा गया है और इसका किसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं और एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, इन्हीं की वजह से हम मार खा जाते हैं। तो ये चीज़ हमको आनी चाहिए, इसको आप लिखने की कोशिश कीजिए फटाफट। जितना डिस्कस हो सकता है ना कमेंट में उतना डिस्कस करो यार। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको ग्रुप हमारा मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे क्विज करो, आप बाकी लोगों के साथ डिस्कस करो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ग्रुप एक आपको वहाँ पर को एक फैमिली मिलती है फ्री में, जहाँ पर आप अपना ज्ञान दे सकते हैं दूसरों से और दूसरों का ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें उसका उपयोग करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बताइए, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर को सही हो जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है? भाई फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, किस पत्तन का नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है? तो दोस्तों ये है मुंबई। ठीक है, मुंबई
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कब रखा गया, कब से रखा गया, ये आप कमेंट करके बताएं। देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उससे कब, क्यों, कैसा, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पर कम क्वेश्चन होते, मैं इसको डिटेल में बना रहा होता, तो मैं आपको 20 या 30 क्वेश्चन बताता केवल, लेकिन उसमें से आपके कम से कम शॉर्ट 200 क्वेश्चन तैयार करवा देता। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास 100 क्वेश्चन है, फटाफट मुझे इसका आंसर बताने हैं। तो आप इस आंसर को देख लीजिए और आपके दिमाग में, अपने माइंड में कब, क्यों, कहाँ, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए प्रश्न को देखते हुए। ठीक है, तो तुरंत आप कमेंट करके बताएं, बाकी लोगों से पूछिए या हमसे पूछें, सर ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। हम उसका पूरा, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ हमेशा। ठीक है, अगला है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेशियर विधि का विकास किसने किया था। ठीक है, तो हेशियर विधि का विकास किया था दोस्तों लेहमान ने। ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा लेहमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो मरुभूमि को किया जाता है किस रंग से, आपके दिमाग में आ चुका है पहले ही, चलिए फिर भी हम बता देते हैं, ये पीले रंग से किया जाता है दोस्तों, पीले रंग से किया जाता है। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर यूट्यूब में आप खुद हो ही। ठीक है, तो यूट्यूब का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपको पता है, आप तुरंत इसका आंसर बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यूरोप है, ऑप्शन सी यहाँ पर को। ठीक है, यूरोप। अगला है दोस्तों, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो सेडॉन जो था ना, उसका युद्ध किस किस के बीच हुआ था। फटाफट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों हम बताते हैं, तो ये फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, फ्रांस और प्रसा के बीच। बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क क्या था भाई, कई बार तो सुना ही होगा शायद, ये क्वेश्चन भी है ना। बिस्मार्क के बारे में कितना जानते हैं आप, ये कूटनीतिज्ञ था। और इंडिया में कौन था, याद आ गया आपको, चलो कमेंट करो फिर फटाफट। अगला है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। यूनानी ब्रिटिश आंदोलन के दौरान कौन कवि थे जो शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये एक कवि थे, अंग्रेजी कवि थे। तो इनके संघर्ष के, इन कवि ने मतलब इन्होंने इस संघर्ष के लिए न केवल एक कुछ धन इकट्ठा किया था, पैसा इकट्ठा किया था, बल्कि युद्ध लड़ने के लिए भी ये खुद गए थे वहाँ पर। ठीक है, वहीं जाकर इनकी बुखार से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका नाम अब बताओ, चलो इतना हिंट काफ़ी होता है। ठीक है, तो नहीं पता या पता है, तो इसका आंसर है लॉर्ड बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन इसका सही जवाब है दोस्तों। तो लॉर्ड बायरन नाम के अंग्रेज थे, ये कवि थे, और ये इन्होंने धन इकट्ठा किया था युद्ध के लड़ने के लिए, और ये खुद भी वहाँ पर गए थे, और बुखार से इनकी वहाँ पर को मृत्यु हो गई थी। अगला चलिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ये तो पता ही होगा, कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है दोस्तों यूनान को। ठीक है, किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। ठीक है, इसके बारे में अगर डिटेल में और आपको लिखना है, डिस्कस करना है, तो करो यार, कमेंट करो, उसमें डिस्कस करो, और टेलीग्राम पे ज्वाइन होके वहाँ पर को आप पूरा इसमें जो है डिस्कशन कर सकते हो किसी भी चीज़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल अपनी नज़र बना के रखो, और सारे क्वेश्चन को दिमाग में लाओ और फटाफट उसका आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब होता, 1861 में। जानता हूँ आपने सही जवाब दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1848 में। ठीक है, काफ़ी सही जवाब आप लोगों ने दे दिए होंगे, मुझे पता है आप लोगों ने फटाफट इसका आंसर पहले ही कर दिया मेरे बताने से पहले। आप नोट भी कर रहे हैं कि आपने कितने आंसर अभी तक सही कर दिए। हम 39 में चल रहे हैं और आपने कितने आंसर सही कर दिए आपने नोट किया है। ठीक है, 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉर एंड पीस किसकी रचना है। अब देखो क्वेश्चन वही। ठीक है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है, वॉर एंड पीस भाई।
ठीक है, तो ये आपने बता दिया होगा सही जवाब। तो ये किसकी रचना है, ये है टॉल्स्टॉय की रचना, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर को सही हो जाता है। अगला है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो आपको पता ही है, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था बताओ बताओ। अच्छा चलिए, सही जवाब आपने दे दिया होगा, मान लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था दोस्तों, ऑप्शन ये है आपके सामने, ठीक है। चलो जिसने बताया ठीक है, जिसने नहीं बताया उसको भी बधाइयाँ ढेर सारी। आगे बढ़ते हैं। चेका क्या है, ठीक है। तो चेका जो है क्या था दोस्तों, एक पुलिस दस्ता जो है, इसको चेका कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। अब ये किसने कहा इसको चेका, पुलिस के दस्ते को चेका जो है किसने कहा था, इसका जो यूज होता था पुलिस के दस्ते के लिए वो कब होता था, क्यों होता था, ऐसे प्रश्न आपके माइंड में आ रहे होंगे जरूर, ठीक है, और आने भी चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम है, तो आप इसको लिखो डिटेल में ये क्या चीज़ था, ठीक है। चेका लिखेंगे आप डैश करके, फिर उसके बारे में लिखेंगे। जिसको नहीं पता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको नहीं पता वो भी कमेंट करके बताएं, मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, है ना, तो कमेंट करके बताएं, उनको हम कमेंट में बता दूंगा दोस्तों सभी को, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। भाई परसों तो मना रखा है, हाल ही में, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फटाफट आप आंसर करो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस परसों हाल ही में मनाया, कुछ दिन पहले, ठीक है। चलो जिसने बताया ठीक है, जिसने नहीं बताया वो भी ठीक है भाई। चलो हम बता देते हैं 8 मार्च को मनाया। अभी आप मार्च ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, चल रहा है मार्च। उसके बाद है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, ये तो आपको पता ही होगा, ये 100 साल पहले, ठीक है, 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले दोस्तों। अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, यानी कि आज से 100 साल पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1921, ठीक है। 1921 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी और अभी इसको 100 साल इसने पूरे कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। दास कैपिटल की रचना किसने की थी। दास कैपिटल की रचना किसने की थी। तो दोस्तों ये की थी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। दास कैपिटल की रचना किसने की थी, कार्ल मार्क्स ने की थी, बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। तो दोस्तों समाजवादी दर्शन किस पर, देखिए नाम से ही आपको लग रहा है ना, समाजवाद यानी कि समाजवादी दर्शन, ये समाजवाद यानी समाज के लिए होगा, ठीक है। तो ये समानता के लिए, आर्थिक समानता पर बल देता है समाजवादी दर्शन, ठीक है, आर्थिक समानता पर बल देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों रूस के सम्राट को कहा जाता है जार, ठीक है, क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है रूस के सम्राट को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। 20वीं बार ये क्वेश्चन आया है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है। कई बार आपने देखा होगा, ठीक है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, कंबोडिया में स्थित है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है। देखिए यहाँ पर राइटर, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों फान बोई चाओ, फान बोई चाओ ने लिखी है, ठीक है, फान बोई चाओ ने लिखी है ये पुस्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 51वां, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है, अब हम आपको बताते हैं। उससे पहले आपने बता ही दिया है, कमेंट कर दिया आपने। तो ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की थी। आपको पता है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की थी दोस्तों। देखिए ऑप्शन देखिए ना भाई, 12 12 12 12 सभी में दे रखा है। उसके बाद महीना देख लेते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो हमको 12 से तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मार्च से समझ आ गया। उसके बाद 1930 30 30 30 सभी में 30 है। हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर को, सी ऑप्शन सही, ठीक है। 12 मार्च 1930 को हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक
किसे माना जाता है? A.O. ह्यूम, ठीक है ना, A.O. ह्यूम। कब की थी कांग्रेस की स्थापना? 1985 में। मैं पूछने वाला था आपसे ही, चलो मुझे लगा कि चलो बता ही देते हैं हम ही, बहुत क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिए हैं, ठीक है। चलिए आप फटाफट कमेंट करेंगे, जिन क्वेश्चंस को आपसे पूछा जा रहा है उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करो जिससे कि अपना नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। रिकॉल करेंगे आप चीज़ों को, कोशिश करेंगे रिकॉल करने की। आपने पढ़ी है तो, नहीं पढ़ी है तो आपके अंदर जानने की एक उत्सुकता होगी कि हमको जानना है, क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है ना, ये होनी भी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता आपको पता है दोस्तों, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? एक इसको हम अधिवेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक हुआ था जिसमें लड़े थे, दूसरा हुआ था जिसमें जुड़े थे। तो ये लखनऊ समझौता था, तो कब हुआ था? 1916 में, 1916 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? लड़े थे या जुड़े थे? इसमें जुड़े थे, ठीक है। अगला है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया, इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट आप आंसर करेंगे। चलिए हम ही बता देते हैं भैया, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। रॉलेट एक्ट को पास करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गादी? बादशाह खान से आपको समझ नहीं आएगा, तो सीमांत गादी तो 100% 90% लोगों को पता होगा सीमांत गादी किसे कहा जाता है, और बादशाह खान भी ज़्यादा लोग जानते ही होंगे। लेकिन अगर नहीं जानते, यहाँ पर दोनों नाम दिए दोस्तों, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गादी या फिर बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद आगे अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत हंटर समिति का गठन किया गया था। हंटर समिति का गठन किया था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद तो ये क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन का आंसर आप तो बताना ही है आपको, ठीक है ना। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? भाई देखो आपको जरूर बताना है इसका आंसर, क्योंकि ये इतना कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी को पता होना ही चाहिए यार। अगर आपको पता नहीं है तो आप याद करो, सर्च करो, ढूंढो, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क या ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ ताकि आपको पता है तो आप लिखेंगे, बताएंगे। अगर नहीं पता तो आप उसको सर्च करेंगे, आप उसको देखेंगे, क्योंकि ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम आपके सम्मुख ये चीज़ें रखते हैं, ठीक है। आप इसको, ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलता, कोई चीज़ नहीं पता होती है, नहीं मिल पाता, तो आप कमेंट करके बता दो ना कि सर हमको नहीं मिल रहा है, इसका आंसर क्या है, वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद आगे है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था। कब लिया था? 1911 में लिया था। कब लिया था? 1911 में लिया था। आगे बढ़ जाते हैं। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? दोस्तों पूर्ण स्वराज्य का जो की मांग हुई थी वो हुई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई थी। कब हुई थी? लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये भी बता दूं ये अगस्त में हुई थी, ठीक है। अगला, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? आगे हो सकता कहाँ की थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन कैसे बनेगा? गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? ये तो आपको बता दिया। भाई कहाँ की थी ये भी तो है, कहाँ की थी, कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना, मैं कुछ इजी क्वेश्चन है जो वो आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। बाकी जहाँ पर मुझे बताने की जरूरत मैं बता भी रहा हूँ, ठीक है ना। और कुछ टफ क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ ताकि आप उसको ढूंढेंगे, उसको जानेंगे। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी, ठीक है। लाला हरदयाल ने की थी 1913 में दोस्तों। अब कहाँ की थी ये तो आपको पता ही है भाई, 100 से उसका नाम आता है, ठीक है। आगे आप कमेंट करेंगे, जरूर बताएंगे। उसके बाद अगला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब और किसने की थी? अब बताएंगे इसका आंसर भैया। 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार ने की थी। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? दोस्तों गांधी जी ने नमक कानून क्या था? 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 में क्या था? गांधी जी ने नमक कानून को भंग, ठीक है। अगला है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो गांधी जी के द्वारा लिखी गई होगी,
ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखी गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, होगी नहीं, लिखी गई है, ठीक है। अगला, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? कितना कॉमन क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो जो है किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है, दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? भैया एक ही क्वेश्चन, एक ही साहब, दो दो बार रिपीट, किसने? दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल, क्वेश्चन आ रहा है नीचे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? सबसे पहली बात तो ये जान लो, किसान आंदोलन में दी गई थी, जो भी था वो, ठीक है ना। किसान आंदोलन तो आजकल भी चल रहा है, तो जैसा भी है, जिन लोगों ने को, हर किसी की उसके बारे में अलग अलग राय है दोस्तों, इसमें ये टॉपिक का विषय नहीं है इस आंदोलन में। तो वैसे ही किसान आंदोलन पहले भी चला था, जिस समय जो है पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये किसके बाद दी गई थी भाई? ये बारदौली के बाद दी गई थी, ठीक है। बारदौली का आंदोलन जो हुआ था उसके बाद दी गई थी। चलिए क्या हो गया, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई? वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई थी? 1924 में हुई थी, 1924 में हुई थी। अगला है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? भैया दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष वापस आए थे? पढ़ाई पूरी करके, अपनी वकालत पूरी करके जब आए थे, तो 100 साल परसों हाल में ही पूरे हुए हैं, ठीक है। ये भी आपको मैं हिंट दे देता हूँ, कुछ साल पहले ही इसके 100 साल पूरे हुए हैं, कुछ साल पहले कह रहा हूँ मैं। तो आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को तो बिल्कुल हटा दो, रह गए दो ऑप्शन, इन दोनों में से बता दीजिए, ठीक है। चलिए हम ही बता देते भैया, ये 2015 में आए थे, इनको 100 साल पूरे हुए हैं, लेकिन आए कब थे? 1915 में, ठीक है। 2015, मैंने कहा ना कुछ साल पहले ही इसको 100 साल पूरे हुए, तो 2015 में हुए थे, और आए कब थे? 1915 में। अगला, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? भाई महात्मा गांधी बोला जाता ना इसको, माँ बाप ने तो महात्मा रखा नहीं था, इनका नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन इनको महात्मा की उपाधि किसने दी? यहाँ पर ये क्वेश्चन है दोस्तों। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। महात्मा की उपाधि दी थी इनको रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? भैया भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ठीक है, जर्मनी में की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1966 में हुई थी, ठीक है। फटाफट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, 1966 से। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है यार, आप उठा के देख लीजिए किताब, ठीक है। 6 से 10 तक की किताबें उठा के देख लीजिए एसएसटी की, उसके अंतर्गत आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, इंग्लैंड। अगला, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो पहली जूट मिल दोस्तों ये की गई थी कलकत्ता में, कोलकाता जिसको आजकल बोला जाता है, ये कलकत्ता में की गई थी। अगला है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का अधिकार जो है कब प्राप्त हुआ था? तो ये इसका यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन आप समझ गए भाव इसका। तो ये 1828 में हुआ था, ठीक है ना, 1828 में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर को सही है। अगला, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? ये देखिए आप, कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ होगा, इसका आंसर आप बता देंगे, ठीक है। ये आपको होमवर्क में मैं देता हूँ इसका आंसर, ठीक है। बता पाएंगे यस या नो? नहीं बता पाएंगे, आपको नहीं पता ना, तो आप लिख दीजिए सर, आप कमेंट करना कि कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, ठीक है। कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ आप कमेंट करना, मैं तब बताऊंगा उसका आंसर। आप बताओगे 75 का आंसर बताओ, ऐसे कैसे बता सकता हूँ भाई? चलो एक आध दो दिन तक तो याद रहेगा 75 का ये नंबर का प्रश्न ये था, लेकिन आगे नहीं याद रहता ना आप, इसीलिए आप कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ पूछना, तो बताऊंगा, ठीक है, पूरा डिटेल में।
अगला, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? दोस्तों मजदूरी बोर्ड की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी यार, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना भाई कब से कब तक चली, ठीक है, ये बताना आपको। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, ये आपको बताना है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था भाई। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। 78 क्वेश्चन है, 78 क्वेश्चन का डी आंसर सही है यहाँ पर को। अगला है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? भाई औद्योगिक क्रांति के बारे में आप पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, वहीं से आपको देखने को मिलेगा कई चीज़ें। देखिए सबसे पहले हमने कहा इंग्लैंड में हुआ था, तो किससे हुआ था? ये वस्त्र उद्योग से हुआ था, ठीक है, वस्त्र उद्योग से। चलिए उसके बाद है, पहला वाष्प इंजन, भाप का इंजन यानी कि, ठीक है, तो किसने बनाया था? तो भाप का इंजन में था दोस्तों जेम्स वाट ने बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था? जेम्स वाट ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? भाई पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है कृषक वर्ग का होना चाहिए, सॉरी ये होगा श्रमिक वर्ग का, ठीक है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग का हुआ था, ठीक है, ऑप्शन ए में भी है श्रमिक, तो ये श्रमिक वर्ग इसका सही आंसर है। उसके बाद है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? दोस्तों देखिए ग्राम में हो नहीं सकता जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा, ग्राम में पब्लिक कम होती है, जगह ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व क्या है भाई? किसी एक विशेष स्थान पर जो है जितने लोग वहाँ पर रहते हैं, जिस डेंसिटी में रहते हैं, तो वो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। प्रत्येक स्क्वायर मीटर या घन मीटर या घन क्यूब में या फीट में, उसको अगर जो भी होगा उसको क्यूब में लिया जाएगा, ठीक है, चाहे आप फीट लो तो उसको क्यूब में लिया जाएगा। तो उस एरिया में कितने लोग निवास करते हैं कि उस किलोमीटर क्षेत्र में या उस उतने फीट घन फुट में, तो ये एक रहता है। तो वही है भाई, ग्राम में तो होगा नहीं, कस्बा, नगर, महानगर, तो ये महानगरों में होगा। जैसे मुंबई महानगर है, मुंबई महानगर में जगह है ही नहीं, ठीक है, वहाँ बिल्डिंगें बनती हैं तो कैसे बनती हैं? एक के ऊपर एक ऐसी बिल्डिंगें बनती हैं, जगह ही नहीं है, फैलाव वहाँ पर कम होता है ना, तो जगह नहीं है वहाँ पर, जगह की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो जनगणना तो सबसे ज़्यादा महानगरों में होता है। अब अगला है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर उभर कर आया? ठीक है, तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, माफ़ी चाहते हैं, ऊपर नहीं, रूप में उभर कर आया है। तो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है दोस्तों, ये जो है मध्यम वर्ग होगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा मध्यम वर्ग। देखिए ऐसा सामाजिक वर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो मध्यम वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो ये इसका सही जवाब है 1819 में, 1819, ठीक है, 1819। अगला है, देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है दोस्तों कलकत्ता का वर्णन, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, कलकत्ता का वर्णन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले दोस्तों इंग्लैंड में हुआ, ठीक है, इंग्लैंड में। अगला है, फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते हैं? भैया ये फाहियान के अनुसार है, उसने कहा था कि पाटलिपुत्र नगर वाले क्या करते हैं? प्रतिवर्ष बोधिसत्व का जुलूस निकालते हैं, लेकिन कितने रथों पर निकालते हैं बताया था उसने, ये आपको आंसर बताना है, आप चौंक जाएंगे। 20 रथों पर, ठीक है, 20 रथों पर निकालते हैं कहा था उसने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? दोस्तों देखिए सबसे पहली फिल्म थी, ठीक है, कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, दादा साहब फाल्के ने। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको ये तो पता ही है, ठीक है। अगला है, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? दोस्तों ठीक है, मगध साम्राज्य की, तो ये कहाँ पर थी? राजगृह में स्थित थी, ठीक है, कहाँ पर थी? राजगृह में स्थित थी, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बता? ये बना था उदयन के समय में, ठीक है ना, उदयन के समय में, ऑप्शन सी यहाँ पर कुछ सही है दोस्तों, उदयन।
अगला, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारतवर्ष कैसा है भाई, क्या हिंदू राज्य है? बिल्कुल नहीं है। धर्म सापेक्ष राज्य है? तो ये भी नहीं है। और बहुभाषी राज्य, ये तो है ही बहुभाषी राज्य। यहाँ पर को बहुभाषी राज्य तो है ना, लेकिन यहाँ पर को धर्मनिरपेक्ष राज्य यहाँ पर को सही हो जाएगा अगर ऑप्शन होता सही उपरोक्त दोनों। तो आप संविधान के अनुसार, भैया हम संविधान के अनुसार की यहाँ पर बात करें तो हम इसको प्रबल दावेदार हम धर्मनिरपेक्ष मानेंगे, क्योंकि संविधान में जो शब्द फर्स्ट में यूज़ किए गए हैं, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, ठीक है, तो ये शब्द पंथ निरपेक्ष, तो इन शब्दों के आधार पर हम इसको मानेंगे संविधान के अनुसार। तो दोस्तों हम धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर सही मानेंगे, ऑप्शन डी। अगला है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? 50% ग्राम पंचायतों में होना चाहिए। स्थानीय पंचायती राज्य की संस्थाओं में इनको 50% आरक्षण दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इससे पहले ये कम था, इससे पहले ये कितना प्रतिशत था, आप कमेंट करके बताओ। अगला, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। भैया कोई गठबंधन सरकार है, उसकी पकड़ प्रशासन पर कैसी होगी? मजबूत होगी, ढीली होगी, कठोर होगी, या फिर बहुत ज़्यादा मजबूत होगी? भाई साहब ढीली होगी ना, क्योंकि उसमें एक पार्टी के बंदे तो है नहीं, ठीक है। कहते ना यार पता नहीं इनकी क्या मिलीजुली सरकार है, अरे कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनसे कहते हैं अरे इनकी तो मिलीजुली सरकार है, पता नहीं, ऐसी घर में गाँव में भी ये चीज़ें यूज होती हैं। तो मिलीजुली सरकार की ढीली पकड़ होगी प्रशासन पर, क्योंकि एक नहीं होगा। अगर कोई किसी शासन पर कुछ अपना दबाव बनाना चाहता है तो दूसरा करेगा भाई ये हमारा आदमी है, समझ रहे हो ना भाव, बिल्कुल ये होने वाला है। आगे, भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी थी? तो सूचना के अधिकार की मांग दोस्तों राजस्थान से उठी थी, ठीक है। कहाँ से उठी थी? राजस्थान से उठी थी दोस्तों। सूचना का अधिकार कब से स्टार्ट हुआ ये आप बताओ कमेंट करके, ठीक है। सूचना का अधिकार जो चालू हुआ था, जिसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, RTI कहते हैं, ठीक है। बड़े आसानी से लगा भी देते हैं। कब हुआ? चलिए यार हम ही बता देते, बहुत क्वेश्चन पूछ दिया। 2005 से शुरू हुआ था। इसको अगला है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो है बहुदलीय है, ठीक है। यहाँ की राजनीति में एक ही दल थोड़ी ना होता है, अनेक दल होते हैं, बहुदलीय हम इसको इसलिए कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाए। अगला, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? भाई लोकतंत्र नाम से ही आ रहा है तो वो किसके प्रति होगी? जनता के प्रति होगी ना। लोकतंत्र तो जनता का होता है, ठीक है। जनता के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती हैं। अगला, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र में दोस्तों फैसले कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। क्या व्यक्ति विशेष के द्वारा लिए जाते हैं? नहीं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी या राष्ट्रपति या कोई भी मंत्री है वो अपने ही फैसले अपने ही दम पर ले सकता है? नहीं, ठीक है। तो वो सामूहिक सहमति से होते हैं, ठीक है। संसद में हो, मंत्रिपरिषद का जो कैबिनेट है वहाँ पर हो, या विधानसभा में हो, कहीं पर भी हो, ठीक है ना। तो वो आपसी सहमति से ही लिए जाते हैं सारे मेंबर्स के। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो आपको पता ही है, अपना देश जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू की को 15 वर्षों से नज़रबंद करके रखा गया है? दोस्तों आपने देखा होगा पिछले टाइम पे म्यांमार, इसका सही जवाब म्यांमार है। म्यांमार में इन दिनों काफ़ी उथल पथल चल रही है, वहाँ पर तख्ता पलट भी हो चुका है, और वहाँ पर जो नेपाल की सेना है वहाँ पर सेना का अभी फ़िलहाल शासन चल रहा है, और सेना चाहती है कि जो वहाँ की राजनीतिक पार्टी है उसको कुचल दिया जाए और सेना का शासन वहाँ पर रहे। तो आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, एक करंट का टॉपिक है, वहाँ पर को उनको आंग सान सू की जो है एक धाकड़ नेता है, इनको 15 वर्षों से नज़रबंद करके रखा गया है। अगला है, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? ठीक है, तो कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है दोस्तों? देखिए यहाँ पर जातिवाद जो है ना, ये लोकतंत्र की चुनौती है, ठीक है, जातिवाद। चलिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपके होमवर्क के लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है, इसको मैं अपनी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए अभी आप कमेंट करके इसको फटाफट कमेंट करेंगे, बताएंगे, मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने इस आंसर का सही जवाब दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा कि कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है और फिर इसका सही जवाब है क्या, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा, इतना क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के बेस पर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आप उसका कमेंट करके कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, और तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।